अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। अभी डिफ्यूजन और एफ्यूजन के बाद हमारा नेक्स्ट लॉ है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन ऑफ द गैसेस। क्योंकि ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं गैसेस का, तो ये गैसेस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन कैसा होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो ये ग्राहम्स लॉ ने बताना है। स्टूडेंट, इसके अंदर हम दोनों पॉइंट्स को स्टडी करेंगे, यानी डिफ्यूजन को भी और एफ्यूजन को भी, रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। यहाँ पे एक बात आपको पता होना चाहिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ये और चीज़ है, और डिफ्यूजन जो है वो और चीज़ है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस है जिसमें गैस के मॉलिक्यूल्स स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्स करते हैं ड्यू टू कोलिजन एंड रैंडम मोशन टू फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। जबकि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट का वर्ड जब भी आ जाए तो उसका मतलब यह है कि डिफ्यूजन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो डिफ्यूज कर रहे हैं, तो वो होता है डिफ्यूजन का रेट। तो ग्राहम लॉ को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या बनता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर and pressure, the rate of diffusion effusion कोई भी हम ले सकते हैं, is inversely proportional to square root of its रेट ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लें, ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी या मॉलिक्यूलर वेट। दिस इज नॉन एज ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। इसके अंदर हमने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म की बात करें या फार्मूला की बात करें तो वो उसको हम यूँ लिखेंगे। देखें हमारे पास ये रेट क्या है, रेट को मैंने रिप्रेजेंट किया आर से, रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन या एफ्यूजन, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, आर से। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, कब, जब हमने टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखा, कांस्टेंट रखा। अच्छा, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएं तो फिर ये रेट को कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के बाय डी। इसी तरह ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं, आर मल्टीप्लाई बाय डी इज इक्वल टू के। इसको अब हमने देखना क्या है कि ये हमारे पास एक मैथमेटिकल फॉर्म या फार्मूला बन गया। इसी तरह लेट्स सपोज हमारे पास दो गैसेस हैं, कोई भी गैस, एक गैस ए है या एक गैस बी है, उनका मिक्सचर हमने लिया है, तो या उन दोनों गैसेस को हमने डिफ्यूज और एफ्यूज किया है, तो फिर उनका रिजल्ट अगर हम देते हैं, अगर मेरे पास दो गैसेस हैं, फॉर गैस ए लिखता हूं, फॉर गैस ए, और इसी तरह फॉर गैस बी। अगर गैस ए का रेट ऑफ डिफ्यूजन की मैं बात करूं तो R1 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। इसी तरह अगर इस गैस के मॉलिक्यूलर वेट कितना है, M1, इसको मैं क्या कहूंगा, मॉलिक्यूलर मैस, मॉलिक्यूलर मैस
ज़ाहिर बात है गैस ए का। इसी तरह अगर इसकी डेंसिटी को मैं D1 लिख देता हूं, इसी तरह इसके केस में होगा, इसके रेट R2 में लिखूंगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस बी, या यहां पे मैंने लिखा नहीं है, आपने लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए या गैस बी, क्योंकि मैंने ऊपर एक लिख दिया आपको बता रहा हूं। इसी तरह इसके मैस को हमने रिप्रेजेंट किया M2, ये मॉलिक्यूलर मैस हुआ, और इसी तरह इसकी डेंसिटी को मैंने D2 लिखा, डेंसिटी। अब देखें, अगर मैं गैस ए के लिए रेट इक्वेशन लिखूं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, R1, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है R1 मल्टीप्लाई बाय D1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू K। और इसी तरह जो हमारे पास गैस बी है उस केस में भी अगर हम लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ये गैस ए के लिए है और इसी तरह गैस बी के लिए होगा, फॉर गैस बी R2 मल्टीप्लाई बाय D2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू K। दोनों को अगर हम ये कह देते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो भी सेम है, उनकी डेंसिटी भी सेम है, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम है, तो फिर उसको हम कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ। दोनों को अगर हम लिख देते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, के जो कांस्टेंट है, तो उस केस में इन दोनों की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, अब देखें R1 मल्टीप्लाई बाय D1 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये R2 मल्टीप्लाई बाय D2। अच्छा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, R1 ओवर R2 दैट इज इक्वल टू D2 स्क्वायर रूट ओवर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो D1 स्क्वायर रूट एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, ये क्या हमने रखा, कांस्टेंट। इसी तरह अगर इसकी मैं बात करूं R1 ओवर R2, यहां पे इसको सेम कर देता हूं तो ये D2 ओवर D1, ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इधर R2 ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से R2 नीचे है और D2 ऊपर है, R1 इधर है, D1 इधर है, ये आपका ग्राहम लॉ बन गया। इसी तरह अगर इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो फिर क्या बनेगा, R1 ओवर R2 दैट इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, M2 ओवर M1 स्क्वायर रूट। ये दोनों जो इक्वेशन हैं ये फाइनल रिजल्ट हैं किसका, ग्राहम लॉ का, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एफ्यूजन। तो अब इनमें से किसी, अगर हमें किसी डेंसिटी मालूम हो और उनका रेट हम फाइंड कर सकते हैं तो इसी तरह इसकी हम आगे बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में मेरे पास एक मैंने ट्यूब ली जिसकी टोटल लेंथ हमने कितनी रखी, 100 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमारे पास एक गैस अमोनिया गैस है, उस अमोनिया गैस के अंदर लिक्विड फॉर्म में लेके उसको कॉटन सॉक में लेके एक साइड पे लगा दिया, यानी यहाँ पे जो कॉटन वो हमने लगाई है उस पे अमोनिया गैस, और यहाँ पे हमने क्या लगाई है, यहाँ पे HCl गैस। ये गैस लिया और ये भी क्या हमने लिया, गैस लिया। अच्छा, अब देखने वाली बात ये है कि ये दोनों जो हमारे पास HCl गैस है या वो दूसरी हमारे पास अमोनिया गैस है, ये दोनों मूव करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। अब ये एक ऐसे पॉइंट पे आके डिफ्यूज करेंगे, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये अमोनियम, कैसे मैं इसको अगर दिखूं NH3 प्लस HCl, ये जब रिएक्शन होगा तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। इसके क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट, कौन से, वाइट कलर के
वो फ्यूम्स प्रेसिपिटेट बनेंगे। यहाँ पे जब वो डिफ्यूज होके आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स। अब देखिए इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर वेट की बात करूं तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है नाइट्रोजन 14 प्लस हाइड्रोजन, इसको हम कितने में लिखेंगे 17 ग्राम पर मोल। और इसका कितना HCl का, क्लोरीन और हाइड्रोजन को मिला लें 36.5 ग्राम पर मोल। हमें पता है कि जो रेट है वो मॉलिक्यूलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। अगर एक चीज भारी है तो उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। और इसी तरह अगर एक गैस लाइटर है तो उसकी स्पीड क्या होगी, फास्टर होगी। अब जो अमोनिया गैस ने ट्रेवल किया ये 59.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, यानी ये इतना डिस्टेंस इसने फ्लो किया, ये इसका रेट है। और ये कितना है, अब जारी बात है उसका निकालेंगे तो ये 40.5 ये इनका रेट है। अब अगर हम इसके ऊपर जो है दोनों के ऊपर लॉ को अप्लाई करें तो जारी बात है हमारे पास क्या इक्वेशन है। अब मैं लिख देता हूं R1 की जगह पे मैं लिख देता हूं RnH3 ओवर ये जो हमारे पास RHCl, इधर मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ, अब मैं यहां पे मॉलिक्यूलर वेट लूंगा। अब HCl का मॉलिक्यूलर वेट ऊपर लिखा जाएगा 36.5 और ये क्या आ जाएगा अमोनिया का 17। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आएंगी। यहां पे इसकी भी वैल्यू पुट करूंगा, इसकी भी वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पे हमारे पास रेट कितना है 59.5 ओवर यहां पे कितना है 40.5 और ये 36.5। ये बेसिकली किसका है HCl का, और ये किस चीज का है मास अमोनिया का 17। जब रिजल्ट निकालते हैं तो 1.46 इज इक्वल टू 1.46। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो गई कि दोनों का जो रेट है वो दोनों साइड इक्वल है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक बात ये आई थी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था मुझसे, आपने नहीं किया, वो यही कहता है कि सर यहाँ पे स्क्वायर रूट क्यों लिखा है, मॉलिक्यूलर वेट और डेंसिटी के अलावा भी तो हमें पता चल सकता है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो वो फिर भी तो वो डिफ्यूज कम करेगी, और अगर मॉलिक्यूलर वेट कम है तो फिर वो डिफ्यूज जो है वो ज्यादा करेगी। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाने का क्या पर्पज है भाई, वो हमें पता चल गया है कि जो मॉलिक्यूलर वेट अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होगा वो कम होगा, या अगर मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो ज्यादा है, बिकॉज दे हैव इनवर्स रिलेशन। लेकिन इससे लॉ वेरीफाई नहीं होगा। लॉ किससे वेरीफाई होगा कि अगर हम उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाते हैं देन राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों इक्वलाइज होती हैं, तो ये ग्राहम लॉ तब वो वेरीफाइड होगा, अदरवाइज वो वेरीफाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे कुछ अदर टर्म्स जो आपके एमडी कैट के हवाले से मैं पॉइंट बताना चाहता हूं कि इसको अदर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अदर फॉर्म्स, और ये आपका एमडी कैट के मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसके फर्दर हमने न्यूमेरिकल तो करने हैं। रेट इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा ना, रेट R1 ओवर R2। इसी रेट को इन केस ऑफ वॉल्यूम की बात करें तो फिर क्या होगा, चेंज ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो ये V1 बाय T1, और इसी तरह इसका रेट क्या होगा V2 बाय T2, दैट इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं हम M2 ओवर M1, और अगर डेंसिटी गिवन हो तो इसको भी यूं लिखा जा सकता है D2 ओवर D1। ये किस केस में है, जब हमें अगर वो वॉल्यूम की बात कर देते हैं तो देखें ना रेट क्या है, रेट कुछ नहीं है, रेट क्या है चेंज ऑफ एनीथिंग पर यूनिट टाइम,
और अगर वॉल्यूम के केस में रेट दे देता है तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये एमटी कैट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रेट ऑफ, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है और उसमें वो वॉल्यूम की बात कर रहा है, रेट नहीं कर रहा, तो वॉल्यूम और टाइम को ले लेता है, तो फिर इन केस ऑफ वॉल्यूम फिर रेट को कैसे लिखा जाएगा, V1/T1 V2/T2। और अगर इसी तरह, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो आपको बात की है वो बेसिकली 100 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है और यहाँ से यहाँ तक 59.5 सेंटीमीटर जो है वो अमोनिया ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। और अगर इधर हम बात करें तो HCl के अंदर भी ये जो आपका 40.5 है, ये HCl गैस ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है थ्रू गिवन टाइम। और ये आप लोग बुक में भी देख सकते हैं, वहां पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे तो उसने टाइम को शो किया होना चाहिए। ये नहीं दिया गया बुक में, स्टूडेंट उसने टाइम को मेंशन नहीं किया, तो इसलिए आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है टाइम, अगर यानी इनकेस टाइम दोनों का क्या लिया जाएगा, बराबर लिया जाएगा, बराबर टाइम दिया जाएगा, तो बराबर टाइम में इतना वो रेट और डिफ्यूज या फ्यूज करेगा तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इसलिए हम लिखा नहीं है। अगर हमारे पास डिस्टेंस की बात है फिर क्या है, रेट R1/R2। यहां पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में वो जितनी गैस डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस। तो डी, यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूं ना डी, इसका मतलब क्या डिस्टेंस है, D1/T1 ओवर D2/T2। ये जो आपका पॉइंट है ये डिस्टेंस के लिए। और इसी तरह ये किस चीज की इक्वल होगा, M2/M1। और ये किसके लिए हम ले रहे हैं, जब डिस्टेंस का केस हम लेंगे, तो ये इस केस में हमने लिया, तो इस केस में हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये वाला फार्मूला बनेगा। अब इसी तरह एक छोटी सी एग्जांपल इसकी करते हैं। जी नेक्स्ट ये एग्जांपल है, एग्जांपल क्या है कि ये 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आपकी एग्जांपल 7 है, आप भी इसको देख लें। 250 सैंपल ऑफ द क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एफ्यूज 4 टाइम एज रैपिड 250 सेंटीमीटर ऑफ अननोन गैस, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस। अब देखें यहाँ पे एफ्यूजन की बात कर रहा है कि जो सैंपल है हाइड्रोजन का फ्यूज 4 टाइम, तो अब एफ्यूजन, रेट ऑफ एफ्यूजन देखें। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, गिवन डाटा लिख लेंगे, गिवन डाटा। और ये गिवन डाटा क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, या सॉरी रेट ऑफ एफ्यूजन आपका गिवन है, तो रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ अननोन गैस, रेट ऑफ effusion of unknown gas, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया R X। ये किस चीज के 1 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन है रेट ऑफ, या मैं लिख रहा हूं हाइड्रोजन, ये कहता है कि ये अननोन गैस से हाइड्रोजन का जो रेट है वो 4 टाइम ज्यादा है। इसका मतलब है अगर इसका 4 टाइम है तो उसका क्या है, 1 है। अब इसी तरह मैस की बात करें तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम कहेंगे MH2, ये क्या है 2 ग्राम पर मोल। और अननोन गैस का हमने मैस फाइंड करना है तो उसे हम कहेंगे MX। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन मैं लिख देता हूँ R हाइड्रोजन ओवर RX, ये किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, MX ओवर, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा MH2। ये रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4, और ये क्या है 1 इज इक्वल टू, ये हमने मेजर करना है ओवर, यहाँ पे इसका वेट कितना 2, स्क्वायर रूट है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसल, ये कितना बन गया 16 इज इक्वल टू MX।
तो ये 16 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। और ये आपको बता देगा कि वो अगर हाइड्रोजन गैस ये कौन सी गैस है, तो यू कैन आल्सो राइट दैट ये कौन सी गैस है, किसका मैस है वो आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह फर्दर इन जो फार्मूलाज स्टूडेंट मैंने आपको लिखवाए हैं इन केस ऑफ वॉल्यूम, इन केस ऑफ डिस्टेंस, और ये आपका डेंसिटी, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये आपने सारे जो लॉज की अदर फॉर्म्स हैं, ग्राम लॉ की अदर फॉर्म्स भी, वो भी ये आपने याद रखनी है। ये एंट्री टेंस के क्वेश्चंस में इंशाल्लाह ताला हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज ग्राम लॉ का इतना ही पॉइंट बताना था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।